आज हम लोग हिंदी का एक लेसन संबंधिया पढ़ेंगे जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इनका जन्म सन 1921 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1977 में हुई। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई? 1977 में हुई। उन्होंने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो स्वाधीनता आंदोलन में भाग भी लिया। तो आप लोग जानते भी हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब चला है? 1942 में। नेपाल में राणाशाही विरोधी आंदोलन में भी उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही थी। राजनीति में प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक भी हुए थे। 1953 ईस्वी में वे साहित्य सृजन के क्षेत्र में आए। उन्होंने कहानी, उपन्यास तथा निबंध आदि विविध साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया। रेणु हिंदी के आंचलिक कथाकार हैं। ये साहित्य सृजन के क्षेत्र में कब आए थे? तो 1953 में ये साहित्य सृजन के क्षेत्र में आए थे, ध्यान रखिएगा। और रेणु क्या है? हिंदी के आंचलिक कथाकार है, मतलब हिंदी के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने अंचल विशेष को अपनी रचनाओं का आधार बनाकर आंचलिक शब्दावली और मुहावरों का सहारा लेते हुए वहां के जीवन और वातावरण का चित्रण किया है, मतलब उसी के बारे में वो बहुत अच्छे से बताते हैं। अपनी गहरी मानवीय संवेदना के कारण वे अभावग्रस्त जनता की बेबसी और पीड़ा स्वयं भोगते से लगते हैं और इस संवेदनशीलता के साथ, संवेदनशीलता मतलब क्या होता है? संवेदना, जैसे कि अगर मान लेते हैं हमको किसी से बहुत ज्यादा संवेदना है तो उसके लिए हम कुछ करते हैं, तो ये भी लेखक क्या करते हैं? अपनी संवेदना के अनुसार किसी के बारे में लिखते हैं बहुत ज्यादा, और इस प्रकार लिखते हैं कि लोगों को लगता है कि यह एकदम वर्चुअल है। और इस संवेदनशीलता के साथ उनका यह विश्वास भी जुड़ा है कि आज के त्रस्त मनुष्य के भीतर अपनी जीवन दशा को बदल देने की अकुत ताकत भी छिपी हुई है। उनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह कौन कौन है? ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक। कहानी संग्रह मतलब कि ऐसा कहानी जो बहुत प्रसिद्ध हो गया है। कौन कौन मैंने कहा? ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। कहानी पर फिल्म भी बन चुका है। तीसरी कसम को फिल्म भी आप चाहें तो देख भी सकते हैं। मेला आंचल, पढ़ती परी कथा उनके उल्लेखनीय उपन्यास है। एग्जाम में कुछ ऐसे ही पूछ सकता है कि फणीश्वर नाथ रेणु के किसी दो रचनाओं का वर्णन करें या दो रचनाओं का नाम लिखें, सॉरी, तो कोई भी डाल दीजिएगा, ठुमरी, अग्निखोर या फिर तीसरी कसम, मेला आंचल, जो वो डालना है। फणीश्वर नाथ रेणु स्वतंत्र भारत के प्रख्यात कथाकार हैं। रेणु ने अपनी रचनाओं के द्वारा प्रेमचंद की विरासत को नई पहचान और भंगिमा प्रदान की। इनकी कला, सजग आंखें, गहरी मानवीय संवेदना, बदलते सामाजिक यथार्थ की पकड़ अपनी अलग पहचान रखते हैं। रेणु ने मेला आंचल, पढ़ती परी कथा जैसे अनेक महत्वपूर्ण उपन्यासों के साथ अपने शिल्प और आस्वाद में भिन्न हिंदी कथा नई परंपरा का जन्म दिया। तो ये आधुनिकतावादी फैशन से दूर है और ग्रामीण समाज रेणु की कलम से इतना रसाक्ति, प्राणवान और नया आयाम भी ग्रहण कर सकता है, इस बारे में भी बात की गई है। उनकी भाषा क्या है? संवेदनशील है। संवेदनशील भाषा का मतलब कोई बता सकते हो? अरे यार, ओहो, इतना दर्द हो रहा है तुम्हारे पैर, मेरे कैसे चोट लगा लिया रे तुम। देखो, अब मेरा भाव से सब कोई देखने भी लग गया कि किसका पैर में चोट लग गया है। इसी को बोला जाता है संवेदनशील भावना। अभी तो कन्वी को बहुत प्यार आ रहा है कि भाई किसको इतना ज्यादा चोट लग गया, एक बार देख लेना चाहिए। संवेदना बहुत ज्यादा खिल के आ रही है। ठीक है, टॉपिक पे आने दीजिए। तो इसी को संवेदनशील कहा जा रहा है। तो उनकी भाषा ऐसे ही है। मर्मात्मक पीड़ा और भावनाओं के द्वंद्व को उभारने में लेखक की भाषा अंतर्मन को छू लेती है। लेखक की जो प्यार भरी भाषा है वो अंतर्मन को छू लेती है। अब देखिए, इसमें कहानी जो दिया गया है ये संबंधिया कहानी है। पहले कहानी पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये भावार्थ पढ़ेंगे हम। देखो, संबंधिया, इसमें संबंधिया जो है कौन है? तो हरगोविंद संबंधिया है। संबंधिया, अच्छा, संबंधिया कहा किसे कहा जाता है? संवादिया, जो संवाद को पहुंचाने काम करता है। पहले के टाइम में क्या होता था? फोन वोन चला नहीं करता था, तो लोग क्या करते थे? संवाद पहुंचाते थे। कहते अरे हमारे संवादवा ठीक पहुंचे आदमी। कारण क्या? मान लेते हैं हमको अभी
मान लेते हैं इलो का गांव में एगो लड़का है जिसका नाम गुड्डू है, हमको उसके पास संवाद पहुंचाना है कि कल से ट्यूशन आ जाना तुम, फोन नंबर मेरे पास नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे अरे गुड्डू को जाना, जा करके बोल देना, साथ साथ उसका पापा भी बोलना, अरे कल नाम बोलना, सभी के सामने नहीं बोलना, कल नाम जाकर बोलना कि अरे तुम ट्यूशन काहे जा रहा है, कल से ट्यूशन चल जाना। तो ये हो गया संवाद पहुंचाना। लेकिन ये संवाद नॉर्मल है, सबको बोला जाता है, अब किसी का कुछ पर्सनल बात है, गोपनीय है, सीधा सा भाषा बोले लव लेटर है, सबके सामने क्या करेंगे, चिल्ला के बोलेंगे क्या? तो उसके लिए कोई खास आदमी चाहिए समधिया, जो उसके तक बात पहुंचा दे, तो उसी को समधिया कहते हैं। अब देखो, अब कह रहा है हरगोविंद को अचरज हुआ कि आज भी किसी को समधिया की जरूरत पड़ सकती है इस जमाने में, जबकि घर गांव 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 में डाकघर खुल गए हैं। ये तब की कहानी है जब टेलीफोन नहीं चलता था, लेकिन डाकघर चलता था। डाकघर मतलब चिट्ठी पत्री भेज सकते हैं। तो भला समधिया के मार्फत संवाद क्यों भेजेगा? तो आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक खबर भेज सकता है, वहां का कुशल संवाद मंगा सकता है। फिर उसकी बुलाहट क्यों हुई? हरगोविंद बड़ी हवेली की टूटी ड्योढ़ी पार करके अंदर गया। ड्योढ़ी किसको बोलते हैं? दरवाजा को, ठीक है। टूटी ड्योढ़ी पार करके अंदर गया। सदा की भांति उसने वातावरण को सुनकर संवाद का अंदाजा लगा लिया। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार लेके जाना है, क्योंकि चिट्ठी पत्री अगर भेजते हैं तो कोई रास्ता में खोल के देख सकता है ना, और किसी को दोबारा भेजेंगे तो कोई खुलेगा नहीं ना। तो इसलिए वो कह रहा है, उसको लग गया कि कोई निश्चित ही गुप्त समाचार भेजना है। चांद सूरज को भी नहीं मालूम हो, परेवा पक्षी तक भी नहीं जाने, इतना गुप्त संवाद जाना है। क्या है देखते हैं। पांव लागी बड़ी बोहरिया, देहाती भाषा में बोल रहा है, पांव लागी हवेली की बड़ी बोहरिया ने हरगोविंद को पीढ़ी दी। पीढ़ा जानते करते हो तुम लोग, गांव घर में पीढ़ा देते हैं। आंख के इशारे से चुपचाप बैठने के लिए कहा। बड़ी हवेली अब नाम मात्र की बड़ी हवेली है, जहाँ दिन रात पहले नौकर नौकरानी मजदूर की भीड़ लगी रहती थी, वहां आज हवेली में बड़ी बोहरिया अपने हाथ से सुपा में अनाज लेकर के फटक रही है। इसका मतलब क्या है कि स्थिति उस हवेली की अच्छी होगी क्या? नहीं होगी। तभी तो बड़ी बोहरिया ही कह रहा है, बड़ी बोहरिया जो है अपने से सूप लेकर के फटक रही है, तो बड़ा दुखद वाला बात है। इन हाथों में पहले सिर्फ मेहंदी लगा करके ही गांव की नाइन परिवार पाल लेती थी। जो हाथ से बड़ी बोहरिया सूप फटक रही है, उसमें सिर्फ मेहंदी लगा लगा के नाइन अपना परिवार पालती थी। मतलब बड़ी बोहरिया बहुत पैसा वाली होगी, तभी तो ऐसा हो रहा है। कहाँ गए वह दिन? हरगोविंद ने लंबी सांस ली। बड़े भैया के मरने के बाद जैसे सब खेल खत्म हो गया। तीनों भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा किया, बंटवारा कर लिया। रैयत ने जमीन पर दावे करके दखल किया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। बड़ी बोहरिया कहाँ जाती बेचारी? उसके मतलब उसका पति का क्या हुआ था? मौत हो गया था। नहीं तो अब कह रहा है भगवान भले आदमी को ही कष्ट देते हैं, नहीं तो 1 घंटे की बीमारी में बड़े भैया क्यों मरते? अब बड़ी बोहरिया की देह से जेवर खींच छीन कर बंटवारे की लीला हुई थी। उनका शरीर में भी जो जेवर पनल था, वाटो लोग छीन छीन करके उसका बंटवारा किया था। हरगोविंद ने देखा है बड़ी बोहरिया के देह से जेवर खींच ली गई थी। हर अब कह रहा है हरगोविंद ने देखा है अपनी आंखों से द्रौपदी चीर हरण लीला। बनारसी साड़ी का 3 टुकड़ा हुआ था पहले के टाइम में। अभी भी बनारसी साड़ी बहुत महंगा आता है। वही कहा जा रहा है कि बनारसी साड़ी का 3 टुकड़ा किया था भाइयों ने, कि तीनों भाई एक गो बांट लिया। और गांव की मोदियाइन बूढ़ी न जाने कब से आंगन में बैठकर बड़बड़ा रही थी। उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, और दाम देते समय मोदियाइन की बात बड़ी कड़वी लगती है। मैं आज दाम लेकर उठूंगी, तो मेरा सौदा खा लियो और पैसा दिए नहीं हो। लेकिन बड़ी बोहरिया ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों भाई? बड़ी बोहरिया के पास पैसा तो था नहीं, कहाँ से पैसा देती? हरगोविंद फिर लंबी सांस लेता है। जब तक ये मोदियाइन आंगन से नहीं टलती, बड़ी बोहरिया हरगोविंद से कुछ नहीं बोलेगी। वह चुप नहीं रह सका। बोला, मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का यह काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है। बोला, काबुली कायदा? सुनते ही मोदियाइन तमक कर खड़ी हो गई और चुप रहा मुंह झोंसे निमोछिए। निमोछिया किसको कहा जाता है? जिसका मोल दाढ़ी नहीं उगा हो उसको निमोछिया कहा जाता है। आप लोग देखे होंगे गांव घर में कुछ लोग ऐसे होते होंगे जिनका मोछ नहीं निकलता है, ठीक है, तो उनको निमोछिया कहा जाता है। तो वही कह रहा है, निमोछिया कहीं का, तू चुप रह रे, या क्या करूं काकी, भगवान ने मूछ दाढ़ी दी नहीं, ना काबुली आगा साहब की तरह गुलजार दाढ़ी दी है हमको। फिर काबुली का नाम लिया, जीप पकड़कर खींच लूंगी। तो देखो अब ये आगा कौन है? काबुली आगा साहब। तो 5 साल पहले एक बार जो है गुल मोहम्मद आगा उधार कपड़ा लगाने के लिए गांव में आता था, और मोदियाइन के ओसारे पर दुकान लगाकर बैठता था, और आगा कपड़ा देते समय बहुत मीठा बोलता, अरे ऐसा है वैसा है पूरा अच्छा। अब वसूली के समय जोर जुल्म से 1 का 2 टका वसूल लेता। एक बार कई उधार लेने वाले ने मिलकर काबुली की ऐसी मरम्मत कर दी थी कि फिर लौटकर गांव नहीं आया।
लेकिन इसके बाद से ही दुखनी मोदियाइन लाल मोदियाइन हो गई। तो ये भी लाइन को याद रखना है। दुखनी मोदियाइन का नाम क्या हो गया? लाल मोदियाइन। ये क्या बेचती थी? सौदा बेचती थी। तो वही सौदा का पैसा लेने किसके यहाँ आई थी? बड़ी बोहरिया के यहाँ आई थी। काबुली क्या? काबुली बादाम के नाम से भी चिढ़ती थी मोदियाइन। काहे? काबुली वाला को एक बार सब कोई पीटा था, बोला तो वारंगे तो टका वसले थी ने, जो एक दिन मौका मिलता ने दे दो चोरी। अब कह रहा है गांव के नाचने वालों ने नाच में काबुली का स्वयं किया था, तुम हमारा मुल्क जाएगा मोदियाइन, हम काबुली बादाम पिस्ता अखरोट खिलाएगा। मतलब इसका मजाक भी बहुत ज्यादा लोग उड़ाते थे। किसका? मोदियाइन का। तुम हमारा मुल्क जाएगा मोदियाइन, हम काबुली बादाम पिस्ता अखरोट खिलाएगा। मोदियाइन बड़बड़ाती गाली देते हुए चली गई तो बड़ी बोहरिया ने हरगोविंद से कहा, हरगोविंद भाई तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही बोलो चाहोगे ना? कहा? बोला मेरी माँ के पास। हरगोविंद बड़ी बोहरिया की छलछलाई आंखों में डूब गया। बोला कहिए क्या संवाद है? संवाद सुनाते समय बड़ी बोहरिया सिसकने लगी। हरगोविंद की आंखें भी भर आई। बड़ी हवेली की लक्ष्मी को पहली बार इस तरह सिसकते देखा है हरगोविंद ने। वह बोला, बड़ी बोहरिया दिल को कड़ा कीजिए। और कितना कड़ा करूं दिल? माँ से कहना मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। कहना यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में गड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए, किसके लिए? हरगोविंद का रोम रोम कलपने लगा। देवर देवरानियां भी कितने बेदर्द हैं। ठीक अगहनी धान के समय बाल बच्चों को लेकर शहर से आएंगे, 10-15 दिन में कर्ज उधार की ढेरी लगाकर वापस जाते समय दो दो मन के हिसाब से चावल चूड़ा ले जाएंगे और फिर आम के मौसम में हाजिर। कच्चा पका आम तोड़कर बोरियों में बंद करके चले जाएंगे और फिर उलटकर कभी भी नहीं देखेंगे। राक्षस हैं सब, एक बार देखने काम नहीं, खाली यहाँ से पैसा और धान लेने आता है और आम लेने आता है। बड़ी बोहरिया आंचल के खूंट से 5 रुपए का एक गंदा नोट निकाल कर बोली, पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी, आने का खर्च माँ से मांग लेना, उम्मीद है भैया तुम्हारे साथ ही आवेंगे। हरगोविंद बोला, बड़ी बोहरिया राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा, मैं जाने का इंतजाम कर लूंगा, आप पैसा मत दीजिए। बोला तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? बोला मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही जा रहा हूँ। बड़ी बोहरिया हाथ में नोट लेकर चुपचाप भाव शून्य मतलब एकटक हरगोविंद को देखते रही। हरगोविंद हवेलिया से बाहर आ गया। उसने सुना बड़ी बोहरिया कह रही थी, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ संबदिया अर्थात संदेशवाहक। हरगोविंद संबदिया संवाद पहुंचाने का काम सभी कोई नहीं कर सकता। आदमी भगवान के घर संबदिया बन करके आता है। संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से जाकर सुनाना सहज काम नहीं। देखो अगर हम बोले अरे जाने छ बड़ी बढ़िया ने पूरा दुख हो वहां तो जाके ले आ काहे ना आने छो, बता सुनने में मजा आएगा? नहीं आएगा। तो लोग को लगे आओ ऐसे ही बोल रहा है, उसको ऐसे बोला, अरे जान रहे हैं बड़ी बोरिया बहुत दुख में है, आपको एक बार जाके ले आइए। वो बोली है हम भाई भाभी का नौकरपनी करके हम खा लेंगे, आप बथुआ सा खा के कैसे रहे, बहुत दुख में है बेचारी, कृपया जाइए ना उसको जाके ले आइए, बहुत दुख हो रहा है उसको। तो भाई समदिया का काम सब कोई कर सकता है क्या? एकदम उसी लैंग्वेज में बोल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो गांव के लोगों की गलत धारणा है कि निठल्ला, कामचोर, पेटू आदमी ही समदिया का काम करता है। ना आगे नाच ना पीछे पगहा, जिसका आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है, बिना मजदूरी लिए जो गांव गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे? औरतों का गुलाम। जरा सी मीठी बोली सुन करके नशे में आ जाए, एक लड़की लोग मीठा बोलने दी और चलते दौड़े पर ऐसे मर्द को भला मर्द कहेंगे? गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहू बेटी का संवाद हरगोविंद ने नहीं पहुंचाया है? लेकिन ऐसा संवाद पहली बार ले जा रहा है वह। गाड़ी पर सवार होते ही हरगोविंद को पुराने दिनों और संवाद की याद आने लगी। एक करुण गीत की भूली हुई कड़ी फिर उसके कानों के पास गूंजने लगी। पैया पढ़ू दाढ़ी धरू हमारो संवाद ले ले जाऊं रे संबदिया या। बड़ी बोहरिया के संवाद का प्रत्येक शब्द उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहा है। किसके भरोसे यहाँ रहोगे? एक नौकर था, वो अभी कल भाग गया। गाय खूंटे से बंधी भूखी प्यासी ही कर रही है, मैं किसके लिए इतना दुख झेलूं?
हरगोविंद ने अपने पास बैठे हुए एक यात्री से पूछा, क्यों भाई साहब, थाना बीपुर में डाक गाड़ी रुकती है या नहीं? यात्री ने मानो कुड़कर कहा, थाना बीपुर में सभी गाड़ियां रुकती है। हरगोविंद ने मान लिया, यह आदमी चिड़चिड़े स्वभाव का है, इससे कोई बातचीत नहीं जमेगी। फिर बड़ी बहरिया के संवाद को मनी मन दोहराने लगा, लेकिन संवाद सुनाते समय अपने कलेजे को कैसे संभालेगा, कहीं बोलते बोलते उसका आंख से खुद ही रुलाई न फूट जाए। बड़ी बहरिया संवाद कहते समय जहां जा रोई है, क्या वह भी उसी तरह रोएगा, वह सोच रहा है। कटिहार जंक्शन पहुंचकर, इस तरह का बहुत सारा होता है। एक मूवी में कल ही देखे थे, जॉनी लीवर का कोई मूवी था, उसमें बोला था कि हम रोने का पैसे लेते हैं, रोतुडू कंपनी रोने का भी अलग अलग दाम लेता था वो। आप लोग चाहे तो सर्च करके देख भी सकते हैं यूट्यूब पे, तो बहुत कोई इस तरह का काम भी करता है। तो अब स्टेशन पर, अब कटिहार जंक्शन पहुंचकर उसने देखा 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया है। अब स्टेशन पर उतरकर किसी से कुछ पूछने की कोई जरूरत नहीं। गाड़ी पहुंची, तुरंत भौपों से आवाज अपने आप निकलने लगी, थाना बीपुर खगड़िया बरौनी जाने वाले यात्री 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, गाड़ी लगी हुई है। हरगोविंद प्रसन्न हुआ। कटिहार पहुंचने के बाद मालूम होता है सचमुच सुराज आ गया। इसके पहले कटिहार पहुंचकर किस गाड़ी में चढ़े, किधर चढ़े, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। इस पूछताछ में ही कितनी बार उसकी गाड़ी छूट गई। गाड़ी बदलने के बाद फिर बड़ी बहरिया का करुण मुखड़ा उसकी आंखों के सामने उभर गया। हरगोविंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंख फेर ली है, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए, किसके लिए मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? थाना बीपुर स्टेशन पर गाड़ी पहुंची तो हरगोविंद का जी भारी हो गया। इसके पहले भी कई भला बुरा संवाद लेकर वह इस गांव में आया है, कभी ऐसा नहीं हुआ उसके पैर गांव की ओर बढ़े ही नहीं जा रहे थे। इसी पगडंडी से बड़ी बहरिया अपने मैके लौटावेगी, गांव छोड़कर चली जावेगी, फिर कभी नहीं आवेगी। हरगोविंद का मन कलपने लगा, तो गांव में क्या रह जाएगा? गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर जाएगी, किस मुंह से वह ऐसा समाज सुनेगा, कैसे कहेगा बड़ी बहरिया बथुआ सा खाकर गुजारा कर रही है? सुनने वाले हरगोविंद के गांव का नाम लेकर थूकेंगे, कैसा गांव है जहाँ लक्ष्मी जैसी बहरिया दुख भोग रही है। अनिच्छा पूर्वक हरगोविंद ने गांव में प्रवेश किया। हरगोविंद को देखते ही गांव के लोगों ने पहचान लिया, जलालगढ़ का सम्मदिया आया है। मतलब बड़ी बहरिया का घर कहाँ था? जलालगढ़। राम राम भाई, कहो कुशल समाचार ठीक है ना? राम राम भैया जी, भगवान की दया से आनंदी है। भला उधर पानी बूंदी पड़ा है? बड़ी बहरिया के बड़े भाई ने हरगोविंद को नहीं पहचाना। हरगोविंद ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन का समाचार पूछा, दीदी कैसी है? भगवान की दया से सब राजी खुशी है। ये झूठ बोल गया। कौन? सम्मदिया। नहीं बोल सका कि आपकी दीदी जो है बड़ी बहरिया बहुत दुख में है, ऐसा हुआ नहीं बोल सका। मुंह हाथ धोने के बाद हरगोविंद की बुलाहट आंगन में हुई। अब हरगोविंद कांपने लगा, उसका कलेजा धड़कने लगा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बड़ी बहरिया की छलछलाई हुई आंखें, सिसकियों से भरा हुआ संवाद। उसने बड़ी बहरिया की बूढ़ी माता को पांव लागी की। बूढ़ी माता ने पूछा, कहो बेटा क्या समाचार है? माई जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। कोई संवाद है? संवाद जी, संवाद तो कोई कुछ नहीं। मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि एक बार चलकर आप लोग का दर्शन कर लूं। बूढ़ी माता हरगोविंद की बात सुनकर कुछ उदास सी होगी। तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो? जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसी बड़ी बहरिया ने कहा था कि यदि छुट्टी हुई तो दशहरा के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी। बूढ़ी माता चुप रही। हरगोविंद बोला, छुट्टी कैसे मिले, सारी गृहस्थी बड़ी बहरिया के ऊपर ही है। बूढ़ी माता बोली, मैं तो बबुआ से कह रही थी जाकर दीदी को लिवा लाओ, यहीं रहेगी, वहां अब क्या रह गया है? जमीन जायदाद तो सब चला गया, तीनों देवर शहर में बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेते मेरी बेटी अकेली। नहीं माई जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है, जो है वहां बहुत है। टूट भी गई तो क्या हुआ, आखिर बड़ी हवेली है, संवाद नहीं है, यह बात ठीक है। संवाद किसको बोला जाता है? पति को सवांग बोला जा रहा है। मगर बड़ी बहरिया का तो सारा गांव ही परिवार है। हमारे गांव की बड़ी लक्ष्मी है बड़ी बहरिया, हमारे गांव की क्या है? लक्ष्मी है। गांव की लक्ष्मी गांव को छोड़कर शहर कैसे जाएगी? जो देवर लोग हर बार आकर ले जाने की जिद करते हैं, देवर लोग ले जाने की जिद करते हैं। सारा बात क्या कर रहा है? झूठ कह रहा है। अब कह रहा है, बूढ़ी माता ने अपने हाथ हरगोविंद को जलपान ला कर दिया, पहले थोड़ा जलपान कर लो बबुआ। जलपान करते समय हरगोविंद को लगा बड़ी बहरिया दलान पर बैठी उसकी राह देख रही होगी, भूखी प्यासी। रात में भोजन करते समय भी बड़ी बहरिया मानो सामने आकर बैठ गई। इसको लग रहा था कि बड़ी बहरिया सामने आकर के बैठ गई है, सोच रहा है ये।
कर्ज उधार अब कोई देता नहीं, एक पेट तो कुत्ता भी पालता है लेकिन मैं माँ से कहना। मतलब ये सोच रहा है कि बड़ी बहुरिया ने कहा था कि कर्ज उधार कोई देता नहीं है, एक पेट तो कुत्ता भी पालता है लेकिन मैं नहीं पाल पा रही हूँ। हरगोविंद ने थाली की ओर देखा, दाल भात, 3 किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना खाने को मिला था वहां पे। अब बड़ी बहुरिया क्या खा रही थी? बथुआ साग। बूढ़ी माता ने कहा, क्यों बबुआ खाते क्यों नहीं? माँ जी पेट भर जलपान जो कर लिया है। अरे जवान आदमी तो 5 बार जलपान करके भी एक थाली भात खाता है। हरगोविंद ने कुछ नहीं खाया, खाया भी नहीं गया। लेकिन समधिया क्या करता, हाँ, बथुआ साग गरीबी में जो बहुत लोग रहते हैं वो लोग बथुआ साग तोड़ के खाते हैं, ये बहुत सस्ता होता है। साग 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 का एक प्रकार है बथुआ साग, मम्मी को बोलिएगा बना देगी एक दिन। अब आता है, समधिया डट कर खाता और आफर कर सोता है, लेकिन हरगोविंद को नींद नहीं आ रही है। यह उसने क्या किया, क्या कर दिया? वह किस लिए आया था? वह झूठ क्यों बोला? नहीं नहीं, सुबह उठते ही वह बूढ़ी माता को बड़ी बोरिया कैसे ही संवाद सुना देगा। अक्षर अक्षर, माई जी आपकी इकलौती बेटी बहुत कष्ट में है, आज ही किसी को भेज करके बुलवा लीजिए, नहीं तो वह सचमुच कुछ कर बैठी, कहीं मरवर नहीं जाए। आखिर किसके लिए वह इतना सहेगी? बड़ी बोरिया ने कहा, भाभी से बच्चों की जूठन खाकर एक को नाम पड़ल रहेगी। रात भर हरगोविंद को नींद नहीं आई। आंखों के सामने बड़ी बोहरिया लगा उसका बैठी रही सी शक्ति आंसू पोंछती। सुबह उठकर उसने दिल को कड़ा किया, वह समधिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। वह बड़ी बोहरिया का संवाद सुनाने के लिए बूढ़ी माता के पास जाकर बैठा। बूढ़ी माता ने पूछा, क्या है बबुआ, कुछ कहोगे? माई जी मुझे इसी गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अरे इतनी जल्दी क्या है, एक आध दिन रहकर मेहमानी कर लो। नहीं माँ जी, इस बार आज्ञा कीजिए, दशहरा में मैं भी बड़ी बोहरिया के साथ आऊंगा, तब डट कर 15 दिन तक मेहमानी करूंगा। बूढ़ी माता बोली, ऐसी जल्दी थी तो आज आई ही क्यों? सोचा था बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजूंगा, तो दही तो नहीं हो सका आज। थोड़ा सा चूड़ा है बासमती धान का, लेते चले जाओ। कौन सा चूड़ा थी इसको लेने के लिए? बासमती धान का चूड़ा। चूड़ा की पोटली बगल में लेकर हरगोविंद आंगन से निकला तो बड़ी बोहरिया के बड़े भाई ने पूछा, क्यों भाई, रात खर्च तो है, आने जाने का पैसा है? हरगोविंद बोला, भैया जी आपके दुआ से किसी बात की कमी नहीं है, पैसा नहीं लिया। स्टेशन पर पहुंचकर हरगोविंद ने हिसाब किया, उसके पास जितना पैसा है उससे वो कटिहार तक का टिकट खरीद सकता है, और यदि चौवन्नी नकली साबित हुई तो सेमापुर की। तब वह बिना टिकट के वह एक स्टेशन भी नहीं जा सकेगा। डर के मारे उसका देह का आधा खून सूख गया। बिना टिकट किया जाबे पकड़िल था पुलिस से। गाड़ी में बैठते ही उसकी अजीब हालत हो गई। कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है, बड़ी बोरिया क्या जवाब देगा? यदि गाड़ी में निर्गुण आने वाला सूरदास नहीं आता तो ना जाने उसका क्या हालत होता। निर्गुण गाना किसको बोलते हैं? मरने के बाद जो एगो गाया जाता है, माटी के बनल शरीरिया, माटी में मिल जाई, कोई कुछ लेके नहीं जाए। ठीक है, तो सूरदास के गीतों को सुनकर उसका जी स्थिर हुआ थोड़ा की। आहो रामा, नेहरा को सुखो सपन भयो, अब देश पिया को डोलिया चली ई भाई रो मती, यही करम की गति। सूरदास चला गया, उसके मन में बैठी हुई बड़ी बोहरिया फिर रोने लगी। किसके लिए इतना दुख सहूं? 5 बजे भोर वह कटिहार स्टेशन पहुंचा। भोपे से आवाज आ रही थी, बैलगाड़ी कुसियार जलालगढ़ जाने वाले यात्री 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे चले जाएं। तो जलालगढ़ जाने का कितना नंबर पे था? 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे। हरगोविंद को जलालगढ़ जाना है, किंतु 1 नंबर जाएगा कैसे? उसके पास कटिहार का टिकट है। जलालगढ़ कितना है? 20 कोस है। बड़ी बोरिया राह देख रही थी, 20 कोस की मंजिल भी कोई दूर की मंजिल है? वह सोचा पैदल चल जाएंगे। हरगोविंद महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर पैदल चल पड़ा। कहे भाई करके टिकट का पैसा नहीं था। 10 कोस तो वह मानो बाइक के झोंके पर रहा। कस्बा शहर पहुंचकर उसने पेट भर पानी पी लिया। पोटली में नाक लगाकर उसने सुना, आह बासमती धान का चूड़ा है, माँ की सौगात बेटी के लिए। नहीं नहीं, वह एक मुट्ठी भी नहीं खाएगा। किंतु क्या जवाब देगा बड़ी बोरिया को? उसके पैर लड़खड़ाए। ओह, अभी वह कुछ नहीं सोचेगा, अभी सिर्फ चलना है, जल्दी पहुंचना है गांव। बड़ी बोहरिया की डबडबाई हुई आंखें उसको गांव की ओर खींच रही थी। मैं बैठी रात ताकती रहूंगी, 15 कोस, माँ से कहना अब नहीं रह सकूंगी। 16, 17, 18 जलालगढ़ स्टेशन का सिग्नल दिखाई पड़ता है। गांव का ताड़ सिर ऊंचा करके उसकी चाल को देख रहा है। उसी ताड़ के नीचे बड़ी हवेली के दालान पर चुपचाप टकटकी देखकर टकटकी लगाकर राह देख रही है बड़ी बोहरिया, भूखी प्यासी। हमरो संवाद ले जाऊं रे समधिया, या। लेकिन यह कहाँ चला आया हरगोविंद, यह कौन गांव है?
पहली सांझ में ही अमावस्या का अंधकार, किस राह से वह किधर जा रहा है? नदी है, कहाँ से आ गई नदी? नदी तो नहीं है, खेत है, झोपड़े है, हाथियों का झुंड। ताड़ का पेड़ किधर गया? उसको लगता है अब रास्ता भूल गए। अब हरगोविंद भाई आ गए, बड़ी बौरिया की बोली या कटिहार स्टेशन का भोंपू बोला, हरगोविंद भाई क्या हुआ तुमको? बड़ी बौरिया। हरगोविंद ने हाथ से टटोल कर देखा, वह बिछावन पर लेटा हुआ है। सामने बैठी छाया को छूकर बोला, बड़ी बौरिया। हरगोविंद भाई अब जी कैसा? लो एक घुट दूध और पी लो, मुंह खोलो। हाँ पी जाओ, पियो। हरगोविंद होश में आया, बड़ी बौरिया का पेट पकड़ लिया। बड़ी बौरिया मुझे माफ करो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कर सका, तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बौरिया तुम मेरी माँ हो, सारे गांव की माँ हो, मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा, तुम्हारा सब काम करूंगा। बोली, बड़ी माँ तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? बोलो। बड़ी बौरिया गर्म दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर मसकने लगी। संवाद भेजने के बाद वो अपनी ही गलती पर पछता रही थी कि हमको संवाद नहीं भेजना चाहिए। एक कहावत भी है कि बाप के घर से बेटी की डोली निकलती है, अब पति के घर से अर्थी निकलनी चाहिए। ऐसा पहले के लोग कहा करते थे, अभी भी बहुत सारे लोग मानते ही है। तो इस प्रकार आप लोग का ये चैप्टर जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब आपका काम क्या रहा? इसको लिखना और पूरा याद करना, क्वेश्चन आंसर खुद से बनाइएगा, इस बात का खास ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ रहे थे आशीष सर के साथ, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। ओके बाय, सी यू।